आज हम पैथोफिजियोलॉजी का यूनिट 4 पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हमने यूनिट 4 का पार्ट 1 कवर किया है और वो लेक्चर हमने अपलोड किया है, आप काइंडली पहले जाके वो देखें। और आज हम यूनिट 4 के पार्ट 2 डिस्कस करेंगे, ठीक है, जिसमें हमारे पास मेनली जो टॉपिक्स हैं वो क्या है, नेक्रोसिस एंड एपोप्टोसिस। पार्ट 1 में हमने रिवर्सिबल सेल इंजरी के बारे में डिस्कस किया था, सही है। और आज हम इरिवर्सिबल सेल इंजरी के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। पार्ट 1 में हमने क्या क्या डिस्कस किया, चलिए वो एक दफ़ा देख लेते हैं। सबसे पहले हमने डिस्कस किया था ट्रॉमा के बारे में, सही है, ट्रॉमा के बारे में हमने डिस्कस किया था। फिर हमने ट्रॉमा की टाइप्स पढ़ी थी कि साइकोलॉजिकल ट्रॉमा होती है, एक सिचुएशनल ट्रॉमा होती है। फिर हमने इंजरी के बारे में, सेल इंजरी के बारे में जाना कि सेल इंजरी क्या होती है, रिवर्सिबल सेल इंजरी क्या होती है और इरिवर्सिबल सेल इंजरी क्या होती है। उसके बाद हमने रिवर्सिबल सेल इंजरी में जो चेंजेस आती हैं, जो कि हमारे पास कौन कौन सी है, इंट्रासेलुलर एडेमा, फैटी चेंज, हाइलिन चेंज, म्यूकॉइड चेंज एंड एमालाइड डिजेनरेशन। तो इन सब के बारे में हमने काफ़ी डिटेल से बात की है पार्ट 1 में, ठीक है। आज हम इसी यूनिट 4 का पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो पार्ट 1 मेनली रिवर्सिबल सेल इंजरी पे था, आज हम सारा डिस्कशन इरिवर्सिबल सेल इंजरी पे करेंगे, ठीक है। तो फिर से थोड़ा सा कंसेप्ट दोहरा लेते हैं कि हमारे पास क्या होता है, एक नॉर्मल सेल होता है, वो होम्योस्टेसिस कंडीशन में होता है। होम्योस्टेसिस से मुराद ये है कि जो हमारा नॉर्मल सेल है वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ बैलेंस में रहता है, ठीक है। लेकिन अगर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से स्ट्रेस आया इस पे, ठीक है, या इंटरनल से या एक्सटर्नल से, लेकिन अगर स्ट्रेस आया नॉर्मल सेल पे, अगर स्ट्रेस आता है तो फिर सेल क्या करने की कोशिश करता है, अडॉप्ट करने की कोशिश करता है, ठीक है। उस स्ट्रेस के मुताबिक, उस टेंशन, उस स्ट्रेस के मुताबिक अडॉप्ट करने की कोशिश करता है सेल, ठीक है। लेकिन अगर वो स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो और वो सही से अडाप्ट नहीं कर पाया, इनएबिलिटी टू अडाप्ट, अगर सेल अडाप्ट नहीं कर पाता है, ठीक है, उस सिचुएशन के मुताबिक, उस स्ट्रेस के मुताबिक खुद को, तो फिर सेल को इंजरी हो जाती है, सेल इंजर्ड हो जाता है, ठीक है। अब इंजरी भी दो किस्म की है ना, एक अगर ज़्यादा इंजरी हो, एक अगर कम इंजरी हो, यानी माइल्ड हो, ट्रांजिएंट हो, स्लो इंजरी हो मतलब कम इंजरी हो, और एक सीवियर हो और प्रोग्रेसिव यानी कंटिन्यूस इंजरी हो। तो अगर माइल्ड हो, कम इंजरी हो सेल को, तो उस इंजरी को क्या बोलेंगे, रिवर्सिबल सेल इंजरी। क्या बोलेंगे, रिवर्सिबल सेल इंजरी। और अगर बहुत ज़्यादा इंजरी हो, सीवियर टाइप की हो, कंटिन्यूस इंजरी हो, तो उसको क्या बोलेंगे, इरिवर्सिबल सेल इंजरी, ठीक है, इरिवर्सिबल सेल इंजरी। अब रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में फ़र्क क्या है, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में फ़र्क कितना ही है कि रिवर्सिबल जो है नाम से जैसा ही ज़ाहिर है कि अगर उससे वो स्ट्रेस, जिस स्ट्रेस की वजह से वो सेल इंजर हुआ था, अगर वो स्ट्रेस रिमूव कर लें हम, तो फिर वो क्या हो जाता है, वो नॉर्मल से नॉर्मल में कन्वर्ट हो सकता है, वापस से वो सेल इंजरी से निकल सकता है और रिवर्स होके नॉर्मल सेल बन सकता है, ठीक है। और इरिवर्सिबल वो है कि अगर स्ट्रेस रिमूव नहीं हो रहा और बार बार वो स्टिमुलस दे रहा हो, स्ट्रेस रिमूव नहीं हो रहा, सेल इंजरी बहुत ज़्यादा हो रही हो, तो अल्टीमेटली उसको सेल को क्या हो जाएगा, फिर वो रिवर्स नहीं होता है और उसकी डेथ हो जाती है, सेल डेथ हो जाती है। इरिवर्सिबल सेल इंजरी में हमारे पास मेनली दो किस्म के हम पढ़ते हैं, एक नेक्रोसिस और एक एपोप्टोसिस, ठीक है। तो मॉर्फोलॉजी ऑफ इरिवर्सिबल सेल इंजरी यानी सेल डेथ, क्योंकि इरिवर्सिबल सेल इंजरी के नतीजे में हमें क्या देखने को मिलता है, डेथ, सेल की डेथ होती है ना, क्योंकि ये इरिवर्सिबल सेल इंजरी है, ये इंजरी रिवर्स नहीं हो सकती है, ठीक नहीं हो सकती है, तो सेल डेथ हो जाती है अल्टीमेटली, ठीक है। तो मॉर्फोलॉजी पढ़ लेते हैं थोड़ी इसकी कि सेल डेथ क्या चीज़ है, इज अ स्टेट ऑफ इरिवर्सिबल सेल इंजरी, कि जो सेल डेथ है ना वो इरिवर्सिबल सेल इंजरी का एक स्टेज है, ठीक है, टाइप है, स्टेज है, स्टेट है। It may occur in the living body as a local change, that is autolysis, necrosis and apoptosis। ये लिविंग बॉडी में एक स्पेसिफिक टिश्यू में भी हो सकता है कि मतलब स्पेसिफिक टिश्यू में ऑटोलाइसिस हो, नेक्रोसिस हो या एपोप्टोसिस हो जाए, या फिर इनके बाद नेक्रोसिस और ऑटोलाइसिस के बाद क्या हो जाए, गैंग्रीन की फॉर्मेशन हो जाए, किसकी, गैंग्रीन की फॉर्मेशन हो जाए, ठीक है, या पैथोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इनके बाद हो जाए। ऑटोलाइसिस, ऑलरेडी ऑटोलाइसिस और नेक्रोसिस भी टिश्यू की हुई है, उसके बाद उनकी गैंग्रीन और पैथोलॉजिकल क्लासिफिकेशन भी हो गई है, सही है। तो इसकी वजह से जो सेल की जो लाइफ होती है उसकी एंड हो जाती है, सेल डेथ हो जाता है, ठीक है। अब कौन से प्रोसेस सेल डेथ में इन्वॉल्व होते हैं, हमारे पास सबसे पहले है ऑटोलाइसिस, फिर हमारे पास है नेक्रोसिस, फिर एपोप्टोसिस, फिर गैंग्रीन। लेकिन इनमें जो मेन है वो ये दो हैं, नेक्रोसिस एंड एपोप्टोसिस, तो आज हम इनका पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्रोसिस, तो नेक्रोसिस क्या चीज है, डिफाइंड एज अ लोकलाइज एरिया ऑफ टिश्यू followed by degranulation of tissue by hydrolytic enzyme liberated from dead cell, ठीक है।
कि एक खास बॉडी के पार्ट में टिश्यू की एक खास पार्ट में बॉडी के खास पार्ट में टिश्यू की डेथ हो जाती है और उसके बाद उसकी डिग्रेडेशन होती है, उस टिश्यू की डिग्रेडेशन होती है और जब उसकी डिग्रेडेशन होती है ना तो उससे फिर कुछ एंजाइम निकलते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम बोलते हैं। ठीक है, कहाँ से, उन डेड सेल से, उन डेड टिश्यू से, वो टिश्यू जिसकी डेथ हो गई है ना उनसे, उनकी जब डिग्रेडेशन होती है तो उनसे हाइड्रोलिटिक एंजाइम निकलते हैं, उनके डेड सेल से निकलते हैं। ठीक है, इट इज इनवेरिएबली accompanied by inflammatory reaction। और इसके साथ साथ फिर क्या शुरू हो जाता है, इसके नतीजे में इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन भी शुरू हो जाता है। क्या शुरू हो जाता है, इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन भी शुरू हो जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए, अपने याद रखना है कि नेक्रोसिस के नतीजे में इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन भी स्टार्ट होता है। ठीक है, अब वेरियस एजेंट्स सच एज हाइपोक्सिया, chemical and physical agents, microbial agents and immunological injury etc। ये किसकी वजह से हो सकता है, ये हाइपोक्सिया की वजह से भी हो सकता है, ये केमिकल इंजरी, फिजिकल एजेंट्स की वजह से भी हो सकता है, माइक्रोबियल एजेंट्स की वजह से भी हो सकता है, वायरस बैक्टीरिया वगैरह या इम्यूनोलॉजिकल इंजरी की वजह से भी हो सकता है नेक्रोसिस। ठीक है, अब टू एसेंशियल चेंजेस जो देखने को मिलती है हमें इरिवर्सिबल सेल इंजरी में यानी नेक्रोसिस में, तो वो कौन सी है, सबसे पहले तो ये कि सेल की डाइजेशन होती है, किस वजह से, लाइटिक एंजाइम। लाइटिक एंजाइम वो है, लाइटिक मतलब लाइसिस से निकला है ना, किससे निकला है, LYSI एस। ठीक है, तो ये लाइसिस से निकला है। लाइसिस का मतलब ये है कि ब्रेक डाउन, तो वो एंजाइम जो ब्रेक डाउन काज करते हैं ना प्रोटीन और सेल्स की, तो एक तो नेक्रोसिस में वो निकलते हैं बाहर। ठीक है, और दूसरा जो प्रोटीन्स होती है उनकी डीनेचुरेशन हो जाती है, प्रोटीन्स की डीनेचर हो जाते हैं, मर जाते हैं, प्रोटीन खत्म हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे खतरनाक एंजाइम अगर निकलेंगे तो वो सेल की जो आसपास सेल उनकी भी डेथ काज कराएंगे, सही है, और ब्रेक डाउन करेंगे प्रोटीन्स की। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ नेक्रोसिस, हमारे पास नेक्रोसिस के मॉर्फोलॉजिकली बेस पे, सही है, स्ट्रक्चर बेस पे हमारे पास नेक्रोसिस के कितने टाइप्स हैं, 5 टाइप्स हैं। ठीक है, याद रखिए, इंपॉर्टेंट है ये 5 टाइप्स, एमसीक्यूज में भी आ जाते हैं, 5 है, 6 है, 7 है, कितने हैं। तो हमारे पास सबसे पहले कोगुलेटिव, फिर लिक्विफेक्शन, फिर कैसियस, फिर फेट, फिर फिब्रोनाइट। ठीक है, तो कोगुलेटिव नेक्रोसिस सबसे पहले पढ़ लेते हैं। कोगुलेटिव नेक्रोसिस जो नेक्रोसिस का एक टाइप है, ये सबसे ज्यादा कॉमन है, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ नेक्रोसिस है ये। ठीक है, और ये किस वजह से होता है, मेनली ड्यू टू इस्कीमिया, जब ब्लड की कमी हो, ब्लड सप्लाई की कमी हो, ब्लड सही से नहीं आ रहा हो किसी टिश्यू को, आर्गन को, तो उस वजह से होता है। इसके अलावा बैक्टीरिया की वजह से भी हो सकता है और केमिकल एजेंट्स की वजह से भी कोगुलेटिव नेक्रोसिस हो सकती है। ठीक है, ये कहाँ कौन से ऑर्गन्स को ज्यादा इफेक्ट करती है, ये ज्यादातर हार्ट को, फिर लिवर को, किडनी को और स्प्लीन को इफेक्ट करती है। ठीक है, इन ऑर्गन्स को ये ज्यादा, कोगुलेटिव नेक्रोसिस इन ऑर्गन्स में ज्यादा होता है। ठीक है, अच्छा, इस कोगुलेटिव नेक्रोसिस में क्या होता है कि टिश्यू का जो आर्किटेक्चर होता है, यानी टिश्यू का जो शेप होता है, उसकी जो ज्योमेट्री होती है, स्ट्रक्चर जो होती है, वो प्रिजर्व रहती है। ठीक है, उसके स्ट्रक्चर को टेस्ट नहीं पहुंचती, उसको स्ट्रक्चर को नुकसान नहीं पहुंचता। ठीक है, क्यों, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल ये सेल की बाउंड्री है, सेल का आउटलाइन है। ठीक है, और ये फॉर एग्जाम्पल सेल के अंदर ये हमारे पास सेल का कंटेंट मौजूद है, साइटोप्लाज्म के अंदर सेल का जो कंटेंट है, ऑर्गेनेलीज है, वो मौजूद है। तो इन सब की ब्रेकडाउन हो जाती है। ठीक है, इन सब की क्या हो जाती है, ब्रेकडाउन हो जाती है, लेकिन जो सेल मेम्ब्रेन है, ये जो बाउंड्री है सेल की ना, इसको कुछ नहीं होता। देखिए ये फिर उस तरह ही स्मूथ रहती है। हालांकि अंदर आप देखोगे कि सारा कुछ जो है वो नेक्रोज हो चुका है, सब ब्रेकडाउन हो चुका है, अंदर सारी चीज़ों की ब्रेकडाउन हो चुकी है। सही है, सेल साइटोप्लाज्म जो है ना वो खत्म हो चुका है, उसके अंदर जो कंटेंट है वो सारा खत्म हो चुका है, लेकिन उसका जो ये बाउंड्री वॉल है, सही है, ये बिल्कुल ठीक रहता है। तो इस वजह से हम बोलते हैं कि जो टिश्यू का आर्किटेक्चर है ना वो कोगुलेटिव नेक्रोसिस में प्रिजर्व रहता है। ठीक है, अब ये किस तरह होता है, ये इस तरह होता है कि एंजाइम्स की डीनेचुरेशन की वजह से एंड स्ट्रक्चर प्रोटीन्स आकर्स के डीनेचुरेशन ऑफ एंजाइम की वजह से क्या होता है कि ये एंजाइम्स हैं, ये क्या करते हैं, ये जो अंदर सेल साइटोप्लाज्म के अंदर, सेल के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर इनकी डीनेचुरेशन, प्रोटीन्स की डीनेचुरेशन करते हैं, उनको खात्मा करते हैं। ठीक है, साथ साथ में इस्कीमिया की वजह से क्या हो रहा है कि एक्युमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड होती है। ठीक है, किस वजह से, इस्कीमिया की वजह से भी होती है, सही है, और इसके अलावा हैवी मेटल्स आ जाते हैं सेल के अंदर और एक्सपोजर ऑफ सेल टू आयोनाइज रेडिएशन। ठीक है, तो इन वजह से भी कोगुलेटिव नेक्रोसिस हो रही होती है सेल के अंदर। ठीक है, हियर द नेक्रोटिक सेल्स ब्रेक इनटू फ्रेगमेंट्स, जो नेक्रोसिस सेल है ना वो फ्रेगमेंट्स में ब्रेक हो जाता है, डेट आर रिमूव बाय फेगोसाइटोसिस, और उसे फेगोसाइटोसिस के थ्रू रिमूव किया जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है इसका हमारे पास, इसका एग्जाम्पल है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। ठीक है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में क्या होता है, कोगुलेटिव नेक्रोसिस, ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है फॉर। तो चलिए अब पढ़ते हैं ल्यूकोफेक्टिव नेक्रोसिस। सही है, सेकंड टाइप ऑफ नेक्रोसिस हमारे पास कौन सा है, ल्यूकोफेक्टिव नेक्रोसिस है हमारे पास। ठीक है, इसमें क्या होता है कि डेड टिश्यूज व्हेन अंडरगो सॉफ्टनिंग एंड ट्रांसफॉर्म इनटू ल्यूकोफेक्टिव विस्कस मास। ठीक है,
कि जो डेड टिश्यू होती है नेक्रोसिस के नतीजे में जो टिश्यू डेड हो जाते हैं तो वो लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस नाम से ही जाहिर है कि लिक्विफेक्टिव लिक्विड जैसा, यानी वो सॉफ्ट हो जाते हैं। वो जो डेड टिश्यू होता है ना वो सॉफ्टन हो जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा नरम हो जाते हैं, मुलायम सा दिखता है, ठीक है। और वो किस में कन्वर्ट होता है, विस्कस मास में से गाढ़ा सा जो मास होता है ना लिक्विड शेप में, उसमें कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब इसके काजेज क्या है, इसके भी सेम काजेज हैं ऑलमोस्ट, के इस्केमिक इंजरी की वजह से भी होती है, बैक्टीरिया और फंगल इन्फेक्शन की वजह से भी होती है। और ये डेवलप किस तरह होती है, तो इट इज ड्यू टू लाइसोसोमल परमेबिलिटी। ये किस वजह से होती है, लाइसोसोमल परमेबिलिटी, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एमसीक्यूज के लिए याद रखें, ठीक है। लाइसोसोमल परमेबिलिटी की वजह से होती है क्योंकि जो लाइसोसोम है ना वो बहुत ज़्यादा परमेबल हो जाता है, तो उससे फिर लाइसोसोमल एंजाइम्स निकलते हैं। क्या निकलते हैं, लाइसोसोमल एंजाइम्स निकलते हैं और ये ब्रेकडाउन काज कराते हैं। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हमारे पास इसमें होती है वो कहाँ पे ये लिकोफेक्टिव नेक्रोसिस हमें देखने को मिलती है, ये हमें ब्रेन इन्फार्क्ट में, यानी जब ब्रेन की नेक्रोसिस होती है तो ये ल्यूकोफेक्टिव नेक्रोसिस एंड एब्सेस भी ल्यूकोफेक्टिव नेक्रोसिस का एग्जांपल है इन केस ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन। और ये एमसीक्यू में बार बार आता है कि ब्रेन में जो नेक्रोसिस होती है वो कौन सी टाइप है, ल्यूकोफेक्टिव है, केसीएस है, कोगुलेटिव है, तो ल्यूकोफेक्टिव नेक्रोसिस, ठीक है। और एब्सेस भी ल्यूकोफेक्टिव नेक्रोसिस का एग्जांपल है हमारे पास, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, ठीक है। ये देखिए ब्रेन में हमारे पास जो नेक्रोसिस होती है ना, ब्रेन आप यहाँ पे स्ट्रक्चर देख सकते हैं, इसमें जो नेक्रोसिस होती है ना तो ये कौन सी है, ये लिकोफेक्टिव नेक्रोसिस की टाइप है, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास है कैसियस नेक्रोसिस। अब कैसियस नेक्रोसिस क्या है, कैसियस नेक्रोसिस कम्बिनेशन ऑफ कोगुलेटिव एंड लिकोफेक्टिव नेक्रोसिस, ये इन दोनों का कम्बिनेशन है, ठीक है। याद रखिए इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्या है कि दोनों का जो कम्बिनेशन है वो कौन सा नेक्रोसिस है, कोगुलेटिव लिकोफेक्टिव का जो कम्बिनेशन है वो कैसियस नेक्रोसिस कहलाता है, ठीक है। और ये कहाँ पे ज्यादातर देखने को मिलता है, हमने कोगुलेटिव का पढ़ा कि वो हार्ट, लंग्स, स्प्लीन, किडनी में देखने को मिलता है। फिर हमने ल्यूकोफेक्टिव का पढ़ा कि वो हमें ब्रेन इन्फार्क्ट में या एब्सेस में देखने को मिलता है। लेकिन अगर केसेस की बात की जाए तो ये हमें टीबी वाले पेशेंट में देखने को मिलता है। कहाँ, कौन से पेशेंट में, टीबी वाले जो पेशेंट होते हैं ना उनमें देखने को मिलता है मेनली, ज्यादातर वहाँ पे, ठीक है। और ये हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन की वजह से हमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा सिफाइलस और हिस्टोप्लाज्मोसिस कंडीशन वाले जो पेशेंट हो उनमें भी ये हमें देखने को मिल सकता है केसियस नेक्रोसिस, ठीक है। लेकिन ज्यादातर टीबी, ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, याद रखें फॉर एमसीक्यू। अच्छा, इसके फीचर्स की अगर बात करें तो ये किस तरह दिखता है, ये चीज़ी मटेरियल की तरह दिखता है। किस तरह, चीज़ नहीं होती जी, बिल्कुल जिस तरह चीज़ पनीर होती है उस तरह इसका जो मतलब है ग्रॉस फीचर है वो उस तरह का है, सही है। ये चीज़ी मटेरियल की तरह दिखता है। ये सॉफ्ट होता है, ग्रेनुलर होता है एंड येलोविश इन कलर, और कलर भी येलोविश होती है इसकी। पैथोजेनेसिस डेवलपमेंट कैसी होती है कि नेक्रोटिक एरिया अपेयर एज ए चीज़ी मटेरियल फॉर्म बाय द रिलीज ऑफ लिपिड्स, कि नेक्रोटिक एरिया जो केसेस नेक्रोसिस में नेक्रोटिक एरिया होती है वो चीज़ी मटेरियल की तरह दिखती है। और किस वजह से वो, क्योंकि वो लिपिड से फॉर्म हो रहा होता है। लिपिड कहाँ से आ रहा है, फ्रॉम द सेल वॉल ऑफ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। टीबी वाला जो बैक्टीरियम है ना, टीबी वाली जो काजिंग बैक्टीरिया है उसके सेल वॉल से निकल रहा है। एंड सिस्टमिक फंजाई से भी ये होता है। माइक्रोस्कोपिक फीचर अगर माइक्रोस्कोप में देखा जाए तो ये किस तरह दिखता है, माइक्रोस्कोपिक फीचर बात की जाए तो इसिनोफिलिक मटेरियल विद सेल डेब्रिस surrounded by the specific granulomatous inflammatory reaction is seen। सही, कि जो सेल डेब्रिस होगी, फॉर एग्जांपल ये सेल डेब्रिस है, ठीक है, ये सेल नेक्रोसिस हुई है, सेल डेब्रिस हमारे पास मौजूद है, ठीक है। तो इसके इसके इर्द गिर्द आपको क्या नजर आएगा, इसिनोफिल नजर आएंगे। क्या नजर आएंगे, ये इसिनोफिल्स आपको नजर आएंगे, ठीक है। और इसके इर्द गिर्द ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है। इसके इर्द गिर्द फिर जो ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन भी आपको इसके इर्द गिर्द नजर आ रहा होगा, ठीक है। इन केसेस नेक्रोसिस में अंडरगो डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन, जो केसेस नेक्रोसिस है ना उसकी फर्दर डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन भी हो सकती है, ठीक है। ये केसेस नेक्रोसिस आप देख सकते हैं, ठीक है। अब ये आपको लंग्स का दिखाया गया है, देखें अपेयरेंस कैसी है, बिल्कुल चीजी लाइक अपेयरेंस है इसकी, ठीक है। अच्छा, फैट नेक्रोसिस की अगर हम बात करें तो नेक्रोसिस कहाँ पे होगी, अगर एडिपोज टिश्यू के अंदर होगी जहाँ पे फैट एकमुलेट होता है ना, एडिपोज टिश्यू में नेक्रोसिस होगी तो किस वजह से, एक्टिवेटेड लाइपेज एंजाइम्स की वजह से। तो वो कौन सा नेक्रोसिस होगा, वो फैट नेक्रोसिस होगा। लाइपेज एंजाइम यानी लिपिड को जो काने वाले एंजाइम है, डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम है, वो एडिपोज टिश्यू में जो नेक्रोसिस काज करेगी वो फैट नेक्रोसिस कहलाएगी, ठीक है। अब एग्जांपल कौन सा है हमारे पास, इसका भी हमारे पास एक स्पेसिफिक एग्जांपल है, वो कौन सा है, एक्यूट पेंक्रियाटिक नेक्रोसिस, ठीक है। अच्छा, एक्टिवेशन ऑफ पेंक्रियाटिक लाइपेज, जो पेंक्रियाज में लाइपेज एंजाइम्स होते हैं जो लिपिड की डाइजेशन कराते हैं वो एक्टिवेट होते हैं। किस तरह से, या तो इंजरी की वजह से एक्टिवेट हो सकते हैं या इन्फ्लेमेशन की वजह से
अगर वहाँ पे इन्फ्लेमेशन या इंजरी हो पेंक्रियाज में तो उसकी वजह से पेंक्रियाटिक लाइपेज एक्टिवेट होते हैं, स्टिमुलेट होते हैं, उसकी वजह से फिर क्या होता है, नेक्रोसिस होती है। ठीक है, अब पेंक्रियाटिक टिश्यू की जो नेक्रोसिस है वो होती है फिर, ठीक है, विच लीड, उसकी वजह से क्या होता है कि लीड्स टू डीजनरेशन ऑफ द फैट विच इज लोकेटेड इन द पेंक्रियाज। तो पेंक्रियाज के अंदर जो फैट मौजूद होता है उसकी डीजनरेशन होती है और उसकी वजह से फाइनली लीड्स टू फेट डिपोजिशन विच आकर इन पेरिटोनियल कैविटी के, उसके बाद फर्दर फेट डिपोजिशन होती है कहाँ पे, पेरिटोनियल कैविटी में, फर्स्ट पेंक्रियाज में फिर पेरिटोनियल कैविटी में। ठीक है, अच्छा ग्रास फीचर, अब आप इसको देखोगे तो ये किस तरह नजर आएगी आपको, द इफेक्टिव एरिया हैज फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम सोप्स, ये कैल्शियम सोप्स आपको वहां पे नजर आएंगे। ठीक है, इस तरह फॉर्मेशन उसकी होगी, कैल्शियम सोप बिल्कुल उस तरह। किस तरह अपेयरेंस होगा, व्हाइट चाकी व्हाइट अपेयरेंस होगा, सोप की तरह अपेयरेंस होगा, व्हाइट चाइट चाकी व्हाइट अपेयरेंस होगी उसकी। ठीक है, इन माइक्रोस्कोपिकली द नेक्रोस्फेयर सेल शो क्लाउडी अपेयरेंस सराउंडेड बाय इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन। और माइक्रोस्कोप में अगर आप देखोगे तो फिर आपको जो नेक्रोस्फेयर सेल्स है ना वो किस तरह शो होंगे, क्लाउडी अपेयरेंस उनकी शो होगी। सही है, क्लाउडी अपेयरेंस शो होगी उनकी, सराउंडेड बाय, और उनके इर्द गिर्द इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस आपको देखने को मिलेंगे। ये फेट नेक्रोसिस देखें, सही है, फेट नेक्रोसिस है एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस के केस में आप देखने को मिलता है। ठीक है, ये व्हाइट चाकी आप डिपॉजिट देख सकते हो। ठीक है, व्हाइट चाकी डिपॉजिट जो है ना ये देखें, ये जगह जगह पे व्हाइट नहीं, ये देखें, ये व्हाइट व्हाइट चाकी डिपॉजिट आप देख सकते हो। ठीक है, कैल्शियम सोप्स व्हाइट चाकी ये उसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अच्छा फिब्रिनाइड नेक्रोसिस, इसमें क्या होता है कि डिपोजिशन ऑफ फिब्रिन लाइक मटेरियल विद स्टेनिंग प्रॉपर्टीज ऑफ फिब्रिन सच एज फास्फोटिंजेसिक एसिड, हेमाटोक्सिलिन, इसमें डिपोजिशन ऑफ फिब्रिन होती है। ठीक है, क्या होती है, डिपोजिशन ऑफ फिब्रिन होती है, फिब्रिन की डिपोजिशन होती है विद स्टेनिंग प्रॉपर्टीज ऑफ फिब्रिन, सही है, जिसकी स्टेनिंग प्रॉपर्टीज भी किस तरह होती है, फिब्रिन की तरह होती है, जिससे कि सच एज फास्फोटिंजेसिक एसिड और हेमाटोक्सिलिन ये हमारे पास स्टेन्स हैं। ठीक है, ये कहाँ पे हमें देखने को मिलता है, ज्यादातर हमें इम्यून वस्कुलाइटिस में देखने को मिलता है और साथ में मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन के केस में देखने को मिलता है। हाइपरटेंशन मतलब जब एक्सेसिव हाइपरटेंशन, उसका बीपी बहुत ज्यादा शूट करता है ना, तो उस वजह से। और कहाँ पे देखने को, वेस्कुलाइटिस में, वेस्कुलाइटिस मतलब के जो वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं, उनमें इन्फ्लेमेशन हुई हो इम्यून सिस्टम की वजह से। ठीक है, तो वहां पे हमें फेब्राइड नेक्रोसिस देखने को मिलती है। माइक्रोस्कोप में अगर आप देखोगे ना तो आपको कैसा नजर आएगा, ब्राइटली इसिनोफिलिक हाइलिन लाइक डिपोजिशन हुई होगी, कहाँ पे, वेसल्स में, यानी ब्लड वेसल्स में। ठीक है, वेसल्स के वाल में कैसे नजर आएगा आपको, ब्लड वेसल्स के वाल में ब्राइटली इसिनोफिलिक हाइलिन लाइक डिपोजिशन हुई होगी, विच इज सराउंडेड बाय नेक्रोटिक डेब्रिस, जिसके इर्द गिर्द नेक्रोसिस डेब्रिस मौजूद होगा, रप्चर ऑफ ब्लड वेसल काज लोकल हेमरेज, और उसकी वजह से अगर ब्लड वेसल रप्चर होगा ना तो उसकी वजह से लोकल हेमरेज यानी ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि ब्लड वेसल फट जाता है इस वजह से। ठीक है, फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस इज इन आर्टरी ऑफ ए पेशेंट, देखें ये फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस। ठीक है, ये एक पेशेंट की आर्टरी दिखाई गई है, उसके ब्लड वेसल दिखाया गया है ना आर्टरी, तो उसमें ये आपको ये शो किया गया है। ठीक है, अच्छा यहाँ से आप इसको आराम से इजीली सारे टाइप्स इसके याद रख सकते हो और एमसीक्यूज के लिए भी आपके लिए इजीली कवर हो जाएंगे। ठीक है, हमारे पास कौन सा है, सबसे पहले कोगुलेटिव नेक्रोसिस, उसकी डिफिनेशन हमने कैसे किया कि ये किस वजह से होती है, हाइपोक्सी की वजह से होती है या ब्लड सप्लाई कम हो यानी इस्कीमिया की वजह से होती है। ठीक है, और दिखता कैसे है, हमें पहले ये एरिया दिखता ही है जहाँ पे नेक्रोसिस, कोगुलेटिव नेक्रोसिस हुई होती है ना, वो जब हम आई से देखेंगे तो जगह पेल नजर आएगी। ठीक है, माइक्रोस्कोप में आप देखोगे तो सेल स्ट्रक्चर प्रेजेंट मौजूद होगा, उसका जो आर्किटेक्चर है वो मौजूद होगा, लेकिन न्यूक्लाई वगैरह और साइटोप्लाज्म के अंदर जितना भी कंटेंट होगा वो सारा गायब हुआ होगा। ठीक है, और ये कहाँ पे होता है, ज्यादातर मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में, किडनी इन्फार्क्शन में। ल्यूकोफेटिव नेक्रोसिस जिस तरह हमने बात की कि डाइजेशन ऑफ डेड सेल्स की वजह से होती है, और ये किस तरह दिखती है, लिक्विफाइड अपीयरेंस दिखती है, सही है, और डिपेंड ऑन कास्ट पे डिपेंड करता है, तो फिर माइक्रोस्कोप में आपको उसके रिलेटेड नजर आएगा। ठीक है, और ये हमें ज़्यादातर ब्रेन में दिखता है, देखें सेरेब्रल इन्फेक्शन यानी ब्रेन में हमें ज़्यादातर देखने को मिलता है। किस वजह से ये होता है, एंजाइमेटिक यानी डाइजेशन की वजह से, जो लाइटिक एंजाइम है ना उस वजह से। और केसेस नेक्रोसिस हमने बात की कि ज़्यादातर हमें टीबी के इन्फेक्शन के केस में देखने को मिलता है, और इसका अपेयरेंस जो है ना वो चीजी टाइप होता है। ठीक है, एटियोलॉजी ऑफ सेल इंजरी, अब सेल इंजरी किस वजह से हो सकती है, तो कुछ जेनेटिक काज है, कुछ एक्वायर्ड काज है। जेनेटिक काज की वजह से हो सकती है और एक्वायर्ड काज की वजह से भी हो सकती है। जेनेटिक जैसे कि डेवलपमेंटल डिफेक्ट्स के
जब उसका डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हुआ हो उस ऑर्गन का, उस टिश्यू का, ठीक है, तो उस वजह से भी हो सकता है। साइटोजेनिक भी हो सकती है, यानी जो उसके न्यूक्लियस या क्रोमोसोम में कोई एबनॉर्मेलिटी हो तो उसकी वजह से भी सेल इंजरी हो सकती है। सिंगल जीन में अगर कोई मसला हो या मल्टीफैक्टोरियल एक से ज़्यादा फैक्टर उसके इनहेरिटेंस डिसऑर्डर्स में हो तो उस वजह से भी हो सकता है। या फिर अगर हाइपोक्सिया, ऑक्सीजन ऑक्सीजन की कमी हो, ब्लड सप्लाई की कमी हो, इस्कीमिया, उसकी वजह से भी हो सकता है। फिजिकल एजेंट्स, केमिकल एजेंट, माइक्रोबियल एजेंट, इम्यूनोलॉजिकल, न्यूट्रिशन की वजह से भी हो सकता है। एजिंग, जैसे जैसे एज बढ़ती है तो सेल डेथ होती है, सेल की इंजरी में बहुत ज़्यादा फेवरेबल हो जाती है। साइकोजेनिक डिजीज की वजह से भी हो सकता है, स्ट्रेस वगैरह की वजह से, हाइड्रोजेनिक फैक्टर्स भी हैं, एडियोपैथिक कुछ ऐसे कॉजेज भी जिसका हमें मालूम नहीं होता लेकिन उनमें भी सेल की डेथ यानी सेल इंजरी हो रही होती है, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ सेल इंजरी अगर हम बात करें तो हमारे पास एक है हाइपोक्सिक, यानी हाइपोक्सिक से मुराद ये है कि जब ऑक्सीजन की कमी होगी। हाइपोक्सिया से क्या मुराद है? ऑक्सीजन की जब कमी हो तो वो हाइपोक्सिया कंडीशन कहलाती है, ऑक्सीजन डिप्रीवेशन उसको बोलते हैं, ठीक है। इस्कीमिया, अब इस्कीमिया क्या है? लॉस ऑफ ब्लड सप्लाई, जब ब्लड सप्लाई कम हो ना, उसका लॉस हो, कम हो, तो वो इस्कीमिया कहलाता है, ठीक है। तो इन दोनों केसेस में ऑक्सीजन की डिप्रीवेशन होती है, ऑक्सीजन कम मिलता है टिश्यूज को, ऑर्गन्स को ना, सेल्स को। तो सर फिर क्या होगा? ऑक्सीजन प्रॉपर्ली नहीं मिल रहा होगा, हाइपोक्सी इस्कीमिया की वजह से इनएडिक्वेट ऑक्सीजन मिल रहा होगा, प्रॉपर्ली नहीं मिल रहा होगा, तो उसकी वजह से जो कार्डियक सिस्टम है, रिस्पिरेटरी सिस्टम है, वो दोनों क्या हो जाते हैं? वो फेल हो जाते हैं, सही है। और जैसे ही ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी की आपकी कमी आ जाती है ब्लड में ना, तो उसकी वजह से एनीमिया वगैरह भी और कार्बन डाइऑक्साइड पॉइजनिंग भी होती है और उसकी वजह से सेल की इंजरी हो जाती है, डेथ हो जाती है। हाइपोक्सिक इंजरी जिस तरह ऑलरेडी हमने बात की कि जब ऑक्सीजन की कमी होती है ना, तो ऑक्सीजन की वजह से जो ऑक्सीजन की वजह से क्या होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी बनती है ना, हमने पढ़ा था जब हम एफएससी में पढ़ रहे थे कि एटीपी की जनरेशन किस तरह होती है। सबसे पहले ग्लाइकोलिसिस होता है, ग्लाइकोलिसिस के बाद क्रिप्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है। तो वो लास्ट स्टेज में कहाँ पे जा रहा था? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में लास्ट एक्सेप्टर कौन था? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन था ना। तो उसकी वजह से फिर एटीपी की फॉर्मेशन हो रही थी। अब ऑक्सीजन की कमी है, हाइपोक्सिक इंजरी है, ऑक्सीजन की कमी है, तो एटीपी की फॉर्मेशन नहीं होगी, एटीपी नहीं बनेगा। तो अगर डिक्रीज एटीपी होगी तो उसकी वजह से फिर क्या होगा? एमपी तो इंक्रीज होगा लेकिन एटीपी डिक्रीज होगी। एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की कमी होगी, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट की ज्यादा हो जाएगा लेकिन एटीपी की कमी होगी। और इस वजह से फिर हमारे पास जितना ग्लाइकोजन है वो सारा कुछ डिप्लीट हो जाएगा, वो यूज हो जाएगा, वो भी कम हो जाएगा। और रिड्यूस इंट्रासेलुलर पीएच, और जो सेल के अंदर जो पीएच है वो भी क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा, सही है। और जब पीएच रिड्यूस होता है, एरोबिक, चूंकि ऑक्सीजन की कमी है ना, ऑक्सीजन की वजह से एरोबिक रिस्पिरेशन होती है। और हाइपोक्सिया में ऑक्सीजन की कमी है तो एरोबिक रिस्पिरेशन नहीं होगी, एनएरोबिक होगी। और एनएरोबिक में हमारे पास क्या बनता है? लैक्टिक एसिड बनता है ना। अब लैक्टिक एसिड की वजह से पीएच क्या हो जाता है? कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो उसकी वजह से जब अंदर एसिडिक एनवायरनमेंट बनेगा सेल के अंदर, तो सेल की डेथ हो जाएगी, सेल की इंजरी हो जाएगी, ठीक है। क्लम्पिंग ऑफ न्यूक्लियर क्रोमेटिन, वो भी क्लम्प कर जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा फ्री रेडिकल की वजह से भी सेल की इंजरी होती है कि, और फ्री रेडिकल कब बनते हैं? कि जब स्पेसिफिक एनर्जी मिले ना, कुछ एलिमेंट्स को स्पेसिफिक एनर्जी मिले तो फ्री रेडिकल्स बन जाते हैं। जैसे कि अल्ट्रावायलेट एक्सरेज की वजह से फ्री रेडिकल्स बनते हैं, ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिक रिएक्शंस के अंदर भी फ्री रेडिकल्स बनते हैं, एंजाइमेटिक कन्वर्जन के अंदर भी फ्री रेडिकल्स बनते हैं, ऑक्सीजन डिप्राइव रेडिकल्स भी हमारे, सुपर ऑक्साइड भी हमारे पास फ्री रेडिकल है। ये सारे क्या हैं? ये सारे फ्री रेडिकल्स जो हैं वो हमारे पास सेल की इंजरी, सेल की डेथ काज कराते हैं। कुछ केमिकल एजेंट्स भी हैं, ड्रग्स भी है जो सेल की इंजरी काज कराते हैं, जैसे कि कुछ एंडोजीनियस हैं, मतलब सेल जो बॉडी के अंदर कुछ ऐसे केमिकल हैं जैसे कि यूरिया, वो भी सेल की इंजरी काज करा सकता है। और कुछ आउटसाइड जो है, जो बाहर से बॉडी के बाहर हैं, जो सेल की इंजरी काज करा सकते हैं, वो कुछ ड्रग्स हैं या हार्मोन्स आप थेरेप्यूटिक पर्पस के ले रहे हो तो उसकी वजह से भी हो सकता है। या नॉन थेरेप्यूटिक एजेंट जैसे कि लेड अल्कोहल के कंटेक्ट में आ जाते हैं ना सेल, तो सेल की इंजरी हो जाती है, ठीक है। इसके ये सारे हमने केमिकल वगैरह पढ़ लिए। दूसरे फैक्टर, अब सिर्फ फिजिकल एजेंट्स की बात करते हैं तो फिजिकल एजेंट में हमारे पास ट्रॉमा की वजह से हो सकता है, हीट की वजह से सेल इंजरी हो सकती है, जब बहुत ज़्यादा कोल्ड हो तो भी सेल इंजर हो सकते हैं, सेल की डेथ हो सकती है। रेडिएशन, हेजार्डस रेडिएशन हो तो उसकी वजह से भी हो सकता है। इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से भी सेल की डेथ, नेक्रोसिस वगैरह हो सकती है। इसके अलावा अगर न्यूट्रिशन इम्बेलेंस हो, सही से गज़ा नहीं मिल रहा, प्रोटीन कैलोरीज डिफिशिएंसी हो तो क्या होता है? आर द मोस्ट एग्जांपल ऑफ न्यूट्रिशन डिफिशिएंसी। ज़्यादातर न्यूट्रिशन डिफिशिएंसी हमें प्रोटीन कैलोरी में डिफिशिएंसी देखने को मिलती है। जब कोई न्यूट्रिशन डिफिशिएंसी के साथ आता है ना, तो उसमें ज़्यादातर जो प्रोटीन कैलोरी की डिफिशिएंसी होती है। इसके अलावा वाइटामिन की डिफिशिएंसी होती है। अगर सेल को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगी, ग़िज़ा नहीं मिलेगा, वो डाइट उसको प्रॉपरली नहीं मिलेगी, तो सेल तो अपने डाइट पे जीता है, न्यूट्रिशन पे जीता है। अगर उसको प्रॉपरली नहीं मिलेगी तो क्या करेगा? डेथ हो जाएगी उसकी वो, और इंजरी हो जाएगी उसमें, ठीक है। अब सेल डेथ, सेल डेथ में हमारे पास रह गया क्या? एपोप्टोसिस, ठीक है। हमने नेक्रोसिस पढ़ लिया, अब एपोप्टोसिस हमें रहता है, ठीक है।
एपोप्टोसिस क्या है? अ फॉर्म ऑफ कोऑर्डिनेटेड एंड इंटरनली प्रोग्राम सेल डेथ, कि इस प्रोसेस में भी सेल की डेथ और सेल की इंजरी होती है, लेकिन ये ऑलरेडी से प्रोग्राम होता है कि इस टाइम पे इस सेल ने मरना है, 120 दिन बाद आरबीसी ने मरना है, 130 दिन बाद फला सेल ने मरना है, ठीक है। तो ये एक प्रोग्राम के तहत चल रहा होता है और ये ठीक प्रोसेस है, ठीक है, एक फिजियोलॉजिकल नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, सही है। Pathway of cell death that is induced by a tightly regulated suicide program which cells destined to die activate enzymes capable of degrading the cell's own nuclear DNA and nuclear and cytoplasmic proteins। कि इसमें क्या होता है कि ये सेल डेथ का वो पाथवे है जिसमें ऑलरेडी एक सुसाइड प्रोग्राम सेल के अंदर होता है कि मैंने फला दिन पे मरना है, 120 दिन बाद मैंने ख़त्म होना है, मैंने खत्म हो जाना है, मैंने मरना है, ठीक है। तो उसमें क्या होते हैं, 120 दिन बाद फिर उसमें ऑटोमेटिकली कुछ ऐसे एंजाइम्स रिलीज हो जाएंगे जो उसकी क्या करेंगे, डिग्रेडेशन काज करा देंगे, उसकी न्यूक्लियस की, उसकी डीएनए की, उसके आरएनए की, उसके साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन्स की और सेल की डेथ हो जाएगी, ठीक है। एपोप्टोसिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मीडिएटिंग सेल डेथ, ये सेल डेथ को मीडिएट कर रहा होता है, ये उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इन अ वेराइटी ऑफ फिजियोलॉजिकल, और ये फिजियोलॉजिकल प्रोसेस भी है, नॉर्मल भी है, लेकिन अगर ये हद से ज्यादा हो तो ये पैथोलॉजिकल है, फिर खतरनाक भी है हमारे लिए, ठीक है, सेल की डेथ के लिए। नॉर्मली क्या होता है, प्रोग्राम सेल देते हैं ना एपोप्टोसिस, तो नॉर्मली क्या होता है कि नॉर्मल सेल है, फॉर एग्जांपल हमारे पास सबसे पहले तो श्रिंकेज होगी, श्रिंकेज के बाद मेम्ब्रेन, देखिए ये जो मेम्ब्रेन था इसकी ब्लेबिंग हो रही है, ठीक है, ब्लेब्स बन रही है, इसको क्या बोलते हैं, ये वाला, ये ब्लेब्स कहलाते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये सेल की डेथ हो जाएगी, सेल ब्रेक हो जाएगा एपोप्टोटिक बॉडीज में, और उसको कौन खा लेगा, फेगोसाइट आ जाएंगे और उसको खा लेंगे, ये देखिए अंदर कर रहे हैं, उसको हड़प करके खा जाएंगे, ठीक है। एपोप्टोसिस में क्या होता है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना एपोप्टोटिक सेल का, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है एपोप्टोटिक सेल का, ये जो मेम्ब्रेन हमने पीछे देख लिया है, ये देखें ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है एपोप्टोटिक सेल का, तो इसमें क्या होता है कि वो ठीक रहता है, वो इंटेक्ट रहता है, वो ब्रेक नहीं होता, ठीक है। ये देखें ये ब्रेक कहीं पे भी नहीं हो रहा है, यहाँ पे भी ब्रेक नहीं हो रहा है, शेप चेंज कर रहा है लेकिन ब्रेक नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये ब्रेक नहीं होता, और बट द मेम्ब्रेन इज अल्टर्ड इन सच अ वे दैट द सेल एंड इट्स फ्रेगमेंट्स बिकम एविड टारगेट्स फॉर फेगोसाइटोसिस, लेकिन मेम्ब्रेन अपने आप में कुछ ऐसे चेंजेस लेके आते हैं ना, देखिए यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक कितने ज्यादा चेंजेस ये अपने आप में लेके आया हुआ है, तो कुछ ऐसे चेंजेस लेके आता है ना ताकि उसके अच्छे से क्या हो, फेगोसाइटोसिस हो, ठीक है। तो चेंजेस लेके आते हैं अपने आप में। द डेड सेल इज रैपिडली क्लियर बिफोर इट्स कंटेंट्स हैव लीक्ड आउट, कि जो डेड सेल जिनकी डेथ होनी है ना, तो वो इतनी जल्दी उसकी क्लियरिंग हो जाती है, उसकी सफाई हो जाती है, उसकी डेथ हो जाती है कि उसका कंटेंट बाहर नहीं आ पाता, ठीक है। तो अगर कंटेंट बाहर नहीं आएगा तो फिर उसकी वजह से एक तो सेल डेथ उसकी काज हो जाएगी, लेकिन कंटेंट बाहर नहीं आएगा तो इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन हमें देखने को नहीं मिलेगी। तो एपोप्टोसिस के केस में नो इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन, आपको इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन देखने को नहीं मिलती है एपोप्टोसिस के केस में, सही है। लेकिन अगर नेक्रोसिस की बात होती है, नेक्रोसिस में इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन आपको देखने को मिल रहा था, मैंने वहां पे आपको पढ़ाया है, ठीक है। दस एपोप्टोसिस इज डिफर्स फ्रॉम नेक्रोसिस, तो इस तरह एपोप्टोसिस क्या है, नेक्रोसिस से डिफरेंट है, कि नेक्रोसिस में इन्फ्लेमेशन होती है जब सेल की डेथ होती है, लेकिन एपोप्टोसिस में जब सेल की डेथ होती है तो इन्फ्लेमेशन नहीं होती, नॉट इलिसिट एन इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन, सही है। हाइवर एपोप्टोसिस एंड नेक्रोसिस बाजू का दोनों साथ साथ भी चल रहे होते हैं, एक साथ भी काम कर रहे होते हैं, ठीक है। डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि एपोप्टोसिस के जो है वो एक प्रोग्राम सेल रहता है, ठीक है, एक खास प्रोग्राम के थ्रू चल रहा होता है, और ये नेक्रोसिस क्या है, ये डायरेक्ट बस किसी डैमेज हो जाए, कोई चाकू गोम दे, कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई ट्रॉमा बर्न्स हो, कोई आग आग में जल जाए, ठीक है, तो नेक्रोसिस उस केस में नेक्रोसिस कहलाता है। इंट्रिंसिक फैक्टर एक्सट्रिंसिक, ये दोनों की वजह से होता है एपोप्टोसिस, और नेक्रोसिस जो है ना वो ज्यादातर बाहर जो एक्सट्रिंसिक चेंजेस आते हैं ना, बर्न्स की वजह से या कोई ट्रॉमा वगैरह और डैमेज हो सेल को, तो उसकी वजह से ये डेथ होती है, ये प्रोसेस होता है, सही है। जो एपोप्टोसिस है वो फिजियोलॉजिकल नॉर्मल प्रोसेस भी है और खतरनाक भी है, पैथोलॉजिकल भी है, सही है, दोनों है ये। लेकिन जो नेक्रोसिस है वो सिर्फ खतरनाक है, वो सिर्फ पैथोलॉजिक है, वो सेल की डेथ काज कराता है और वो बॉडी के लिए ठीक नहीं है, ठीक है। और नंबर ऑफ सेल, इसमें इंडिविजुअल सेल्स मर रहे होते हैं, मतलब एक खास तादाद में मर रहे होते हैं, और इसमें कई सेल एट अ टाइम मर रहे होते हैं। इसके लिए एटीपी चाहिए होता है, इसके लिए एटीपी नहीं चाहिए होता है इस प्रोसेस के लिए, और इसमें इन्फ्लेमेशन नहीं देखने को मिलती है, हाँ नेक्रोसिस में देखने को मिलती है। तो ये इसमें सेल कंटेंट्स जो है वो प्रॉपरली पैकेज होते हैं, फिर एपोप्टोटिक बॉडीज में कन्वर्ट होते हैं जिसको फेगोसाइट्स कहा लेते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें डायरेक्ट जो है ना वो बाहर चले जाते हैं, टिश्यूज के बाहर चले जाते हैं, फेंक जाते हैं, ठीक है। थैंक यू, हमने यूनिट 4 कंप्लीट किया, ये आज पार्ट 2 हमने पढ़ा, ऑलरेडी हमने पार्ट 1 में रिवर्सिबल सेल इंजरी उसकी चेंजेस को हमने पढ़ा था, आज हमने इरिवर्सिबल सेल इंजरी के बारे में जाना और उसकी चेंजेस हमने डिस्कस करी, उसके जो प्रोसेस नेक्रोसिस एपोप्टोसिस है उसको भी हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया, हमने नेक्रोसिस के टाइप्स भी काफ़ी डिटेल में डिस्कस किए। उम्मीद है आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी, अगर लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो काइंडली आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और आप खुद भी सब्सक्राइब करो, सही है। और काइंडली चैनल को फॉलो करते रहिए, इंशाल्लाह आपके जो 2-3 लेक्चर्स रहते हैं, सही है, तो हम वो भी इंशाल्लाह जल्द ही कवर करके आपके लिए अपलोड कर देंगे।
Once again, thank you so much.